आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में हम त्रिभुजों पर आधारित यानी ट्रायंगल्स पर आधारित कुछ थ्योरम्स यानी कि प्रमेयों को करते हैं और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो भी उस पर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो इसमें हम काफी सारी क्लासेस कर चुके हैं और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमें करने हैं उन पर आइए सीधे चलते हैं हम लोग। आज की क्लास का जो पहला सवाल आपका होगा वो ये होगा। देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए और पढ़ के समझा जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फिगर बना हुआ है इसका, और ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो पॉसिबिलिटी है कि फिगर आपको एग्जाम में दिया ही होगा। मान लीजिए अगर इनकेस नहीं दिया होता है तो फिर ऐसी कुछ लैंग्वेज दे रखी होगी जिससे फिगर आप फॉर्म करने में सक्षम होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको फिगर दे रखा है तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर से रिलेट करिए उसकी लैंग्वेज को और जो भी प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करिए कि कैसे उस चीज को लाया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए चित्र में दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है देखने में आपको, तो इसलिए फिगर में उन चीजों को केवल मार्क करिएगा, उन चीजों पर दिमाग अपना स्थिर रखिएगा जो चीजें यहाँ पर कही जाएं। बाकी चीजों को हम जैसे जैसे उनका यूज होगा वैसे वैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सी चीज क्यों बनाई गई है, क्या है। कहा गया है दो त्रिभुज हैं एबीसी और डीबीसी। तो एबीसी और डीबीसी कौन से ट्रायंगल? एक एबीसी का मतलब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और डीबीसी का मतलब डीबीसी यानी कि जो डार्क लाइंस हैं इनसे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स की बात की गई। एक बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और दूसरा डीबीसी ट्रायंगल। एक ही आधार पर स्थित है, तो एक ही आधार पर स्थित है। आपको दिख रहा है कि दोनों का आधार एक ही है, बीसी। बीसी आधार पर एबीसी ट्रायंगल बना है और बीसी आधार पर ही डीबीसी ट्रायंगल बना हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एडी जो है यानी कि ए और डी को अगर मिलाया गया तो ये एडी बनी, और एडी जो है वो बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद कर दी है यानी कि एडी को आगे बढ़ाया गया। और जब एडी को आगे बढ़ाया गया तो बीसी पर कोई एक पॉइंट ओ है जिस पर ये एडी बीसी को मिलता है, ये लैंग्वेज में कहा गया है। तो प्रूव करना है आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्रायंगल बीसीडी का एरिया इज इक्वल टू होगा एओ अपॉन डीओ। क्या सिद्ध करना है? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल बीडीसी का क्षेत्रफल अगर आप निकालें तो ये एरिया जो है वो बराबर आएगा किसके? एओ और डीओ के रेशियो के। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? अब देखिए, मैंने जिस विषय पे बार बार आपसे बात की है इन क्वेश्चंस में वो ये है कि आप कैसे सोचते हैं कि कुछ रचना हमें करनी है या नहीं करनी है। अगर ये रचना करनी है तो क्यों करनी है। देखिए ध्यान समझिएगा, जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो एरियाज निकालने हैं। एक ट्रायंगल एबीसी का, दूसरा ट्रायंगल बीसीडी का। दो ट्रायंगल्स के एरियाज निकालने हैं, उनका रेशियो कुछ आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए वो तो सॉल्व करते करते पता चलेगा कि क्या आएगा, लेकिन सॉल्व किस चीज को करना है ये हमें पता है। किस चीज को सॉल्व करना है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात को सॉल्व करना है, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहले आपको निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे तभी उनका रेशियो निकलेगा। और अगर त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, जो सारे ट्रायंगल्स पर अप्लाई होता है, वो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे लंब। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको आधार चाहिए होता है और लंब चाहिए होता है।
हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार आपका बीसी हो जाएगा, लेकिन एबीसी में लंब हमें नहीं मालूम है, तो इसका मतलब एबीसी का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो एबीसी त्रिभुज में आपको लंब पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। इसलिए आप इसमें परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, वही आपकी रचना होगी। इसीलिए ये एम लंब डाला गया है। बात समझ में आई कि रचना क्यों की गई? क्योंकि हमको एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमको लंब चाहिए, इसलिए हमने लंब इसमें बनाया। इसी तरीके से जब बीसीडी का एरिया आपको निकालना होगा तो बीसीडी के एरिया में भी यही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो बीसी हो जाएगा, लेकिन हाइट नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से लंब डाला जाता है आधार पे, तो इसीलिए डी से बीसी पर लंब डालेंगे डीएन। तो ये जो डीएन और एएम लंब डाले गए हैं, इन लंबों को बनाने का ये औचित्य है, ये रीजन है। ये रीजन अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज दे रखी है वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो हमें रचना करनी है वो लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। नहीं, सिद्ध करना है वो लिखना नहीं है, क्योंकि थ्योरम नहीं है, वो तो इसमें है। रचना जो करनी है वो लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ शुरू करेंगे। तो दिया गया है, दिया ऐसा कोई खास चीज नहीं दे रखी जो आपको लिखनी पड़े। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में शीर्ष ए से आधार बीसी पर लंब, ऐसे नहीं लिखिए, इतनी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं। लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में एएम लंब बीसी एएम लंब बीसी तथा ट्रायंगल बीसीडी में डीएन लंब बीसी खींचा। इन लंबों को बनाने के बाद, खींचने के बाद, जिन एरियाज का रेशियो आपको निकालना वो एरियाज आप निकाल लीजिए पहले। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब। लंब कितना है, एम। ये बात समझ में आई। ट्रायंगल एबीसी बड़े वाले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/2 आधार, आधार का मतलब बीसी और गुणे लंब का मतलब एम, तो बीसी इंटू एम। और इसी तरीके से ट्रायंगल डीबीसी या बीसीडी, कुछ भी नाम लिख लीजिए, बीसीडी का एरिया अगर आप निकालेंगे, क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू आधार यानी कि बीसी और गुणे लंब यानी कि डीएन। ठीक है, ये दोनों एरियाज आ गए, इन दोनों को आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। जहां जरूरत पड़ेगी वहां फिर, या एक काम करिए, इनको इक्वेशन 1 मत बनाइए। ये क्षेत्रफल आपके आ गए, हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए यहीं पर। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन का मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू बीसी इंटू एएम अपॉन 1/2 इंटू बीसी इंटू डीएन। ये 1/2 से 1/2 और बीसी से बीसी कैंसिल हो गया। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एएम अपॉन डीएन। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जिन क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना था उनका अनुपात हमें मिल गया है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला है।
AO अपॉन DO चाहिए, लेकिन हमारा आया है AM अपॉन DN। तो किसी तरीके से हम AM अपॉन DN को AO अपॉन DO में कन्वर्ट करेंगे। इस पर भी सोचने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप कैसे सोचेंगे कि आपको कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, क्या करना है। देखिए समझिए, जिन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है उनका रेशियो AM और DN में आया है, यानी इस AM और इस DN के पदों में हमें रेशियो मिला है, और हमको ये रेशियो चाहिए किसके टर्म्स में, AO और DO के टर्म्स में, यानी AO और DO के टर्म्स में हमें रेशियो चाहिए। तो यानी AM अपॉन DN को AO अपॉन DO में अगर कन्वर्ट करना है तो आप उन ट्रायंगल्स को लेंगे जो ट्रायंगल्स AM, DN, AO और DO इनमें रिलेशन बताएं आपको। तो वो कौन से ट्रायंगल्स होंगे, इतना आपको पहचानना पड़ेगा। वो ट्रायंगल्स होंगे, एक होगा आपको AMO आपको लेना पड़ेगा और दूसरा DNO, ठीक है। यानी कि कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे आप, एक आप लेंगे AMO और दूसरा कौन सा लेंगे, DNO, रेड और येलो वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में जरा देख लीजिए कुछ आप बना पाएंगे कोई बात। तो लिखेंगे ट्रायंगल AMO तथा ट्रायंगल DNO में। देखिए कुछ सिमिलरिटीज आपको दिख सकती हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, देखिए AM लंब BC पर है यानी ये एंगल 90, और DN लंब BC पर है यानी ये एंगल 90, यानी दोनों ही ट्रायंगल्स का ये 90 डिग्री वाला एंगल बराबर है। 90 डिग्री वाले एंगल के नाम क्या है, AMO इज इक्वल टू DNO। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इज इक्वल टू, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात, दोनों ही ट्रायंगल्स में ये O एंगल जो है ये कॉमन है। भाई DNO में भी O है और AMO में भी O है, तो ये एंगल कॉमन हो गया। तो क्या लिखेंगे, एंगल O जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ। और अगर ऐसा है तो दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए, AMO समरूप है DNO के। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, AM अपॉन DN, दिस इंप्लाइज AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO इज इक्वल टू तीसरी भुजा MO अपॉन NO। संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अगर ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो ये तीनों बराबर हैं, तो इन दोनों को भी आप एक साथ यूज कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज AM अपॉन DN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन DO। इक्वेशन नंबर 2। भाई ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, सारी बराबर हैं, तो शुरुआत की दो को हमने यूज कर लिया, AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO। AM, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर एक साथ आप यूज करें तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 में आप AM अपॉन DN की वैल्यू रख दीजिए, कहां से, समीकरण नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि AM अपॉन DN की वैल्यू AO अपॉन DO है, तो AM अपॉन DN की वैल्यू AO अपॉन DO जो की है वो इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब 2 को यूज करेंगे 1 में। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AM अपॉन DN है, और AM अपॉन DN की वैल्यू क्या हमने निकाली है, AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। बस ये हो गया आपका, जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया। इस तरीके से इन सवालों को आप करते हैं। देखने में कठिन होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए तो आसान से क्वेश्चंस हैं।
और इंटरेस्टिंग भी सोल्यूशन रहता है इनका, तो इसको नोट करिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा गया एडी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक ऊंचाई है, ठीक। एडी आधार का एक अन्य समबाहु त्रिभुज एडीई यहां स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 3:4 है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया एडी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है। तो यानी पहले आपको एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी। उस एबीसी की ऊंचाई यानी कि उसमें वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका नाम रखेंगे एडी। इतनी बात। उसके बाद कहा गया एडी आधार का एक अन्य समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अब जो समबाहु त्रिभुज एबीसी की जो ऊंचाई एडी आपने बनाई, जो लंब उसमें एडी बनाया, उसको बेस मानकर एक और नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरीके से 2 ट्रायंगल्स आपके पास हो गए। उन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करें, एक ट्रायंगल एबीसी हम बनाएं समबाहु त्रिभुज। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। ये हो गया। अब इसमें क्या करिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें क्या कहा गया, एडी जो है समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक ऊंचाई है। तो अगर एडी ऊंचाई है तो एक ऊंचाई बनाइए आप। ऊंचाई का मतलब इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए आप। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब कहा गया है ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, जिसका नाम आपने एडी रखा है, अगर आप नाम यहां रख दीजिए, नामकरण कर दीजिए, तो ये आपका ए हो गया। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका हो गया डी। एडी ये हो गई आपकी ऊंचाई। ये जो एडी ऊंचाई है, इसको अगर बेस मान लिया जाए तो इसको बेस मानकर एक और ट्रायंगल बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाया गया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाया गया है, तो देखिए शेप से बनाने की कोशिश करिए, देखिए बनेगा। एक और ट्रायंगल बना लीजिए। रोटेट नहीं होगा, इसको ऐसे ही बना लें। एडी को आधार मानकर एक और समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये एक और समबाहु त्रिभुज बन गया। इसका नाम रख लीजिए, क्या रखा गया, ई, ए डी ई। ठीक है। ये आपका फिगर बन गया सवाल के हिसाब से। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एडी उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है,
इस AD को बेस बनाकर, बेस मानकर, आधार मानकर एक और समबाहु त्रिभुज खींचा गया जिसका नाम ADE है। तो इस ब्लैक वाले और इस पर्पल वाले दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पहले आपको निकालना है और फिर ABC का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों का रेशियो करना है। वो रेशियो 3:4 आना चाहिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये भी क्वेश्चन फिगर को देखकर थोड़ा सा आप भड़क सकते हैं, लेकिन है नहीं कुछ सवाल में। जो की पॉइंट है क्वेश्चन का वो ये है कि ट्रायंगल जो है आपका वो समबाहु है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो उसको कैसे यूज करेंगे आप? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र ABC छेद का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपको नहीं मालूम, भुजा आप मान लीजिए। मान लीजिए कि भुजा जो इसकी BC है वो कितनी है? x या a कुछ भी मान लीजिए, a मान लीजिए। इसकी भुजा BC जो है वो कितनी है? a है। तो लिखेंगे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा स्मॉल a है। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है? a, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ट्रायंगल ABC का एरिया आपको मिल गया। अब इस ट्रायंगल में एक ऊंचाई बनाई गई है जिसका नाम है AD, और इस ऊंचाई को आधार मानकर एक समबाहु त्रिभुज नया बनाया गया है जो है ADE। इस ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, और ये ADE भी समबाहु है, इक्विलेटरल है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज की एक भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। AD निकाल लीजिए, चाहे A निकाल लीजिए, चाहे D निकाल लीजिए। तो AD निकालना आपके लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि AD जो है वो ट्रायंगल ABC की हाइट है, और ट्रायंगल ABC समबाहु है। समबाहु त्रिभुज की हाइट अगर आपको निकालनी हो तो उसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है? लिखेंगे क्योंकि AD समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई है, क्योंकि AD समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई है, इसलिए AD इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। यानी AD बराबर कितना आ जाएगा? √3/2 इंटू a। यानी AD की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी? √3/2 इंटू a। और AD पर जो ट्रायंगल बनाया गया वो भी समबाहु है, तो यानी ADE जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा जो है वो कितनी है? √3/2 इंटू a। तो लिखेंगे ट्रायंगल ADE की, इसलिए ट्रायंगल ADE की भुजा AD बराबर कितनी हो जाएगी? वही जो ऊंचाई है उसकी, वो उसकी भुजा हो जाएगी इंटू a। इसलिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला फिर वही होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/2 नहीं, √3/4। √3/4 इंटू भुजा कितनी है इस बार? AD, तो AD का स्क्वायर। √3/4 इंटू
AD स्क्वायर का मतलब AD की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू A और इसका स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 3A²/4, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ट्रायंगल ABC का एरिया आपको मिल गया, ट्रायंगल ADE का एरिया मिल गया, दोनों का रेशियो आपको निकालना था तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, क्योंकि ADE का एरिया जो है वो हमको प्रूफ में ऊपर चाहिए। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना आएगा, ADE का क्षेत्रफल कितना आया है, √3/4 इंटू 3A²/4 होल अपॉन ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, √3/4 इंटू A²। √3/4 से √3/4 कट गया, A² से A² कट गया, क्या आया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4। बस यही आपको देखिए लाना था कि नहीं लाना था, 3:4 ही तो लाना था, ये 3/4 आपका आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये भी आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, आसान है, और बड़ा है इसलिए ये आएगा ज्यादा नंबर्स में, और आसान है इसलिए ये नंबर आपके लिए और सवालों की अपेक्षा लेना इजी रहेगा। तो इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पे हम चलें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC तथा AD रेशियो DB इज इक्वल टू 7:5, AD और DB का रेशियो 7 और 5 का दे रखा है, DEF और CFB का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। DEF इसका क्षेत्रफल और CFB मतलब इसका क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है और कुछ बातें हमको दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, AD और DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो मतलब ये 7 है तो DB कितना है 5। चलिए देखा जाए, और DE और BC जो है वो एक दूसरे के समांतर है। तो चलिए देखा जाए क्या किया जाए, क्या करना है इसमें। इसमें देखिए समझने के लिए आप क्या सोच सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का आपको रेशियो निकालना है, तो जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है उन पर आप क्षेत्रफल वाली थ्योरम लगाने की कोशिश करिए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है, तो आप जानते हैं अगर इन दोनों को आप समरूप सिद्ध कर दीजिए तो क्षेत्रफलों की जो समरूपता वाली प्रमेय है वो आप इस पे लगा सकते हैं और समरूप सिद्ध कर सकते हैं, आसान है। देखिए DE अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूं, फिर लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। DE और BC समांतर हैं एक दूसरे के और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल। और इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल, वो एकांतर कोण। दो कोण अगर बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वैसे इसमें तीनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो ये दोनों हो गए सिमिलर। जब सिमिलर हो गए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी DEF का एरिया और BFC या CFB के एरिया का जो रेशियो होगा वो DE² अपॉन BC² के बराबर होगा। तो पहली बात जो आपको ये प्रूव करना है,
इसकी पहली वैल्यू आप निकाल के लिख सकते हैं DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखिए करने को सीधे सोल्यूशन में भी मैं आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन अगर आप सोचना समझ जाए सवाल पे कि किस तरीके से सोचा जाता है, फिर जैसे यहां पर इनको सिमिलर प्रूफ करके हमने जो प्रूफ करना था उसका एरिया, एक कुछ ना कुछ तो एरिया हमने उसका निकाल लिया। अब काम सिर्फ आपके पास ये रह गया कि जो आपने निकाला है इसको कुछ ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करिए जिनकी आपको वैल्यू दे रखी हो। तो DE अपॉन BC के टर्म्स में हमने एरिया निकाल लिया। अब DE अपॉन BC को कुछ ऐसा करिए कि AD और DB में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम वैल्यू रख दें, या AD और DB में अगर कन्वर्ट नहीं होते तो कुछ ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए जिनसे हम इसकी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वो करने के लिए आप थेल्स की थ्योरम याद करिए। थेल्स की थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में कोई DE भुजा BC के समांतर खींची जाए तो ऐसी कंडीशन में AD और AB का रेशियो, AE और AC का रेशियो और DE और BC का रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपने आधारभूत आनुपातिकता की प्रमेय यानी कि थेल्स की प्रमेय में पढ़ा था। तो समरूपता की प्रमेय से हम इस एरिया को इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं, और उसके बाद थेल्स की थ्योरम को लगाकर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AD और AB का रेशियो, AE और AC का रेशियो और DE और BC का रेशियो बराबर है। उसमें से हम DE और BC के रेशियो को किसी एक के बराबर ले लेंगे और वो वैल्यू वहां पे रख देंगे, बस आपका प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोचकर समझ सकते हैं कि सवाल को किस दिशा में ले जाना है। अब ये फिगर अपना क्लियर कर लीजिए और जिस तरीके से आपको बताया गया उस तरीके से आप शुरू हो जाइए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम काम करेंगे DEF, जिनका जिनका एरिया निकालना है उन ट्रायंगल्स का एरिया हम समरूपता वाली थ्योरम के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम उन ट्रायंगल्स को समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। DEF और CFB को समरूप सिद्ध करेंगे। जो मैंने अभी आपको वहां पे सिद्ध करके दिखाया है उसी को बस आपको लिखना है। लिखेंगे क्योंकि नहीं लिखे, लिखे ट्रायंगल ABC में DE समांतर BC के है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC में DE समांतर BC आपको दे रखा है। अब आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल DEF तथा ट्रायंगल CFD में, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या देखेंगे आप? कोण 3 और कोण 6 एक दूसरे के बराबर हैं। लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जब इसके एंगल्स बराबर हैं इन ट्रायंगल्स के, तो ये ट्रायंगल्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब DEF और CFD जो है वो समरूप त्रिभुज हैं। और अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा? फिर इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ, नहीं आप वैसे ही लिख लीजिए लैंग्वेज में। इसका मतलब समरूप अगर त्रिभुज हैं दोनों, तो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी क्या होती? पहली प्रमेय, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल
बटे ट्रायंगल CFD का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाएं DE और BC ले लीजिए, DE का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जिन ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना था उनका रेशियो आपने निकाल लिया, कुछ निकाल लिया जो अभी आएगा और आगे थोड़ा सा सॉल्व होगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ आपने निकाल लिया। अब एक चीज और आपको दे रखी है, क्या दिया है? गिवन या दिया है या ज्ञात है। क्या दिया है? AD और DB का रेशियो, AD रेशियो DB इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7:5। दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इज इक्वल टू 7/5। अगर दो चीजों का रेशियो कुछ दे रखा हो तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, इसलिए यहां से हम मान लेंगे कि माना AD इज इक्वल टू 7x है और DB या BD इज इक्वल टू कितना है? 5x है। AD 7x हो गया और DB 5x हो गया। इसको बस यहां पर छोड़ दीजिए, हमने जो रेशियो दे रखा था उससे हमने कुछ वैल्यूज मान ली, इनकी जहां पे अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब जरा वापस आइए कि DE समांतर BC जो दे रखा उससे और आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC। अगर किसी त्रिभुज में कोई चौथी लाइन DE उस त्रिभुज के आधार BC के समांतर खींची गई हो तो उसमें आप आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि थेल्स थ्योरम जिसे आप कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसलिए थेल्स की प्रमेय से, क्योंकि ये DE समांतर BC है इसलिए थेल्स प्रमेय आप लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि AD और AB का रेशियो थेल्स प्रमेय कहती है कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AD और DB का रेशियो DE और BC का रेशियो, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा DE और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा BC, और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC, इनका अनुपात बराबर होगा। ये थेल्स की प्रमेय कहती है। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इनमें हम शुरुआत वाले दो जो हैं इनको एक साथ ले लें। implies that AD अपॉन AB, या ऐसे लिख लीजिए, मतलब ये तीनों बराबर हैं तो दो को ले लीजिए एक साथ। यदि इन दोनों को एक साथ अगर लिया जाए, यदि DE अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB हो, सॉरी हाँ, DE अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB हो, तो इसी को थोड़ा सॉल्व करिए। AD आपका बना रहा, AB को क्या लिख सकते हैं? जो AB पूरी भुजा है इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, AD प्लस BD कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम AD प्लस BD। AD की वैल्यू कितनी है? 7x, ये 7x प्लस BD की वैल्यू कितनी है? 5x, यानी कितना आ जाएगा? 7x अपॉन 12x। x से x कैंसिल हो गया, आपका 7 अपॉन 12 आ गया। किसकी वैल्यू आई है? DE अपॉन BC की वैल्यू आ गई। DE अपॉन BC की वैल्यू 7 अपॉन 12 आ गई। अब अगर इनकी वैल्यू 7 अपॉन 12 आ गई तो DE अपॉन BC का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
समीकरण 1 है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CFD का क्षेत्रफल। CFD नहीं है यहां पर, CFB है, ये CFB है। CFB का क्षेत्रफल बराबर DE अपॉन BC आया है। DE अपॉन BC का की वैल्यू है 7/12। यहां पर DE अपॉन BC का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 7/12 का स्क्वायर, दैट इज 49/144। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए अगला सवाल किया जाए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ट्रायंगल ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर सोच नहीं पाते हैं सवालों पर तो सवाल आपके लिए कठिन हो जाएगा, अगर सोच पाते हैं तो सवाल बहुत आसान है। ट्रायंगल ABC सबसे पहले कहा गया तो एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए। बना लीजिए एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC हो गया। इस ट्रायंगल में D और E AB और AC के मध्य बिंदु हैं। एक लाइन खींच लीजिए इसमें। ये आपका है ट्रायंगल ABC और इसमें क्या कहा गया, AB का मध्य बिंदु जो है ये D है और AC का जो मध्य बिंदु है ये E है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ADE ट्रायंगल, ADE का मतलब ADE ऊपर वाले ट्रायंगल और ABC का मतलब पूरा ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको निकालना है। आपको सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। देखिए कैसे किया जाए, अनुपात कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको दो ट्रायंगल्स के एरियाज का यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करिए, समरूप प्रूफ करने की कोशिश करिए। अगर दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के विषय में कई सारे फॉर्मूले आपको पता है। समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है
उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके उन त्रिभुजों के किसी एक या संगत कोणों के समद्विभाजकों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई भी चीज ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ भी आपको दे रखा है, कुछ नहीं दिया होगा, त्रिभुज में भुजाएं तो होंगी ही, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर ऊंचाइयां दे रखी है तो ऊंचाई वाला, माध्यिका दे रखी है तो माध्यिका वाला, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने से पहले आपको दोनों ट्रायंगल्स को समरूप यानी कि सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। त्रिभुज अगर समरूप नहीं होंगे तो ये थ्योरम्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम है कि त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना। किन त्रिभुजों को? जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। समरूप सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर दे रखी होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या हिंट दे रखी है? इस क्वेश्चन में कहा गया कि डी और ई जो हैं वो ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये मध्य बिंदु वाली बात पर ध्यान दीजिए। आपने जब थ्योरम ये ट्रायंगल्स को शुरू किया था, ट्रायंगल्स को शुरुआत में पढ़ा था, तो उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि अगर किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और लंबाई में उसकी आधी होती है, ऐसा आपको बताया गया है। ठीक, यहां पर डी और ई, क्योंकि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, इसलिए डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी, एक बात, और लंबाई में डीई जो है वो बीसी की आधी होगी, ये दूसरी बात। ये दोनों बातें आपको पता है केवल इस मध्य बिंदु वाली इंफॉर्मेशन से। तो जो बात आपको इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं उसको आप फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद फिर और सोचेंगे क्या करना है। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए क्योंकि डी और ई मध्य बिंदु हैं इसलिए डीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, एक बात, इसलिए डीई समांतर होगा बीसी के, तथा ये एक रिजल्ट निकल के आएगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होती है। ये एक बात और ये दूसरी बात। ठीक, जो दे रखा था उससे हमने निकाल लिया। अब जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है उनको सिमिलर आप प्रूफ करिए ताकि सिमिलरिटी की थ्योरम यूज करें। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे फिर से देखिए, लिखेंगे क्योंकि डीई समांतर बीसी है इसलिए। अगर ये दोनों समांतर हैं तो देखिए कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर होगा और कोण ई जो है वो कोण सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए एंगल डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एंगल बी के, और एंगल ई जो है वो बराबर होगा एंगल सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, ये भी दोनों संगत कोण है। अगर ये समांतर है तो ये इतना होगा, ये हम जान गए। अब हम दोनों ट्रायंगल्स में देख लें जरा जिनको समरूप सिद्ध करना है। समरूप हम सिद्ध करना चाहते हैं ट्रायंगल ए डी ई और पूरे ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या जानते हैं। ए डी ई और ए बी सी में आप जानते हैं एंगल ए उभयनिष्ठ है सब दोनों में, एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी आप प्रूव कर चुके हैं ये, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी आप प्रूव कर चुके हैं। ये दोनों चीजें क्या कर चुके हैं?
वी हैव प्रूव्ड दैट, या हम सिद्ध कर चुके हैं, ऐसा आप आगे ब्रैकेट में इंडिकेट कर देंगे। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? समरूप। यहाँ पे तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AD, इसलिए ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ऊपर वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। और अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, कौन सा ऊपर चाहिए? ADE और ABC के अनुपात का के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। ADE ऊपर अपॉन ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ADE की भुजा आप DE लेंगे तो DE के साथ इसकी कौन सी भुजा लेंगे? BC लेंगे। DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा। DE की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 में निकाल चुके हैं, 1/2 BC। तो DE की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 1/2 BC। DE स्क्वायर की जगह 1/2 BC स्क्वायर। और अपॉन में BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर चला गया, कितना आ गया? 1/4। आपसे पूछा गया था कि ADE और ABC के एरिया का रेशियो क्या है। तो ADE का एरिया अगर 1 होगा तो पूरे का एरिया जो होगा वो 4 होगा। ध्यान रखिए 1:4 रेशियो होगा। ये 1:4 आपका आ गया आंसर। नोट करिए इसको फटाफट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले सवाल पे चलें। चलिए अगले सवाल को अब अगली क्लास में ही करेंगे, क्योंकि अगला सवाल नहीं है, अगली थ्योरम्स हैं। तो उन थ्योरम सारी थ्योरम्स को एक साथ करेंगे। पाइथागोरस की थ्योरम्स जो कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस की थ्योरम क्या है, लेकिन उसको प्रूव करके लाना है कि पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है वो कैसे सिद्ध की जाती है, त्रिभुज में वो कैसे पॉसिबल है। तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इतने सवालों को आप रिवाइज करिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उनको देखिए, और नए क्वेश्चंस अपने आप लगाने की कोशिश करिए। नई थ्योरम्स और नए सवालों के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।